गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार, ठीक है ना। पाठ का विषय क्या है? वर्ण विचार। जैसे आप देख रहे हैं कि पाठ में जो शब्द पाठ के शुरुआत में ही परी, चूहा और ये शब्द शेर शब्द है, ठीक है ना। तो ये सभी शब्द कई ध्वनियों को मिलने से बने हुए हैं। पढ़ी, मैंने आपको वर्ण विच्छेद भी बताया था पहले, जब स्कूल में कक्षा में थे तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताया था। वर्ण मतलब किसी भी शब्द से कैसे उनके वर्णों को अलग करते हैं, ठीक है ना। पढ़ी में देखिए आप, पढ़ी में 4 ध्वनियाँ हैं। पढ़ी प हलंत जोड़ अ, प र हलंत जोड़ ई री, पढ़ी हो गया। उसी तरह चूहा च हलंत जोड़ ऊ, ठीक है, दीर्घ उ, ह हलंत जोड़ आ, चूहा हो गया। शेर श हलंत जोड़ ए, शेर, र हलंत जोड़ अ, र, शेर। आप देखिए कि पढ़ी में 4 ध्वनियाँ हैं, चूहा में भी 4 ध्वनियाँ हैं, शेर में भी 4 ध्वनियाँ हैं। और तो इन शब्दों से इनकी ध्वनि को तो हमने अलग किया, लेकिन इन ध्वनियों के अब खंड नहीं किए सकते हैं। इन ध्वनियों को और हम नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब इन्हें और अलग हम नहीं कर सकते हैं। और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही वर्ण कहलाता है। ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं किए सकते हैं और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, वर्णों की लड़ी। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश में जब आप ABCD पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया? ये भी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, ये भी वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अंग्रेजी के वर्ण हैं आपको ABCDEFGH, ये सारे जेड तक के जो अक्षर हैं वो सभी अंग्रेजी के वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के वर्ण हैं अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी हिंदी के वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, ठीक है। तो आपने जाना वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम को, वर्णों के निश्चित मतलब जैसे हम गिनती लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती लिखते हैं ना। लेकिन उसी गिनती को जब हम उलट फेर कर दें, मतलब 1 के बाद 3 लिखें या 4 के बाद 6 लिखें, तो हमारी गिनती गलत हो जाएगी। उसी तरह जैसे गिनती लिखा जाता है, उसी तरह वर्णमाला में जो वर्ण है उसको 1 के बाद 1 मतलब क्रम में लिखा जाता है। तो जो क्रम में लिखा जाता है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो आप ये जान लिया आपने कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह को लिखा तो जाता है, लेकिन ये न अंग अह को लिखा जाता है, लेकिन ये स्वरों में इनको गिना नहीं जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 हो गए औ तक, ठीक है ना। ये 11 स्वर हैं। अंग और अह को स्वरों के साथ लिखते हैं, लेकिन इन्हें हम स्वरों में इनकी गिनती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि न तो अंग और अह का जो उच्चारण है ये तो न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है। अंग और अह का उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है। इसलिए अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गुब्बारे में लिखा भी गया है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 ही है। अंग अह को स्वरों के साथ लिखते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता है। हिंदी की हाँ, अंग को
हम अनुस्वार के रूप में इन्हें लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग, अंग, देखिए उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण किससे होता है? नाक से। एक हाँ अह भी है। अह का, इसे अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण ह के समान होता है। अ, प्रायः, नमः, स्वतः, सनह, सनह, ठीक है ना। इनका उच्चारण कैसे होता है? ह के समान होता है। एक आपने देखा होगा, जैसे आँख, आँख लिखते हैं, जब आँख हम लिखते हैं तो आ ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, बस चंद्र ही नहीं, ठीक है ना, ऊपर क्या लगाते हैं? चंद्र के साथ बिंदु भी लगाते हैं। तो इसे हम चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इस चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण, अनुनासिक का जो उच्चारण है वो मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण, चंद्र बिंदु का जो उच्चारण है वो मुंह और नाक दोनों से होता है। समझ गए इसके बारे में? अब है स्वरों की मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानें। स्वरों, किसी भी व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप लगाया जाता है, स्वरों के रूप को हम मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ व्यंजन में, सभी व्यंजनों में मिले हुए होते हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी स्वर हैं सभी की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ का मात्रा आकार है, जैसे क आकर का, ल आकर ला, काला, जा कर जा, ल आकर ला, जाला। ई, छोटी ई की मात्रा हर्षिकार उसको बोलते हैं, जैसे स हर्षिकार सी, र, सिर। खिल, ख हर्षिकार खी, ल, खिल। ब हर्षिकार बी, ल, बिल। उसी तरह बड़ी ई, इसकी मात्रा दीर्घिकार के रूप में लिखते हैं, दीर्घ ई की मात्रा इसको बोलते हैं, जैसे कील। इसके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। छोटी की ई के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ी के उच्चारण में छोटी की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे कील लिखना है हमें, तो क हर्षी, क दीर्घिकार की, ल, कील। भीड़, भ दीर्घिकार भी, र, भीड़। उसी तरह ऊ की मात्रा हर्ष ऊ होता है, जैसे कुल, का हर्षुकार कु, ल, कुल, कुल। और कूल, कुल जब लिखना होगा तो क दीर्घकार कु, ल, कुल होगा। पुल, पहर्षुकार पु, ल, पुल, ठीक है। दीर्घ उ का मात्रा, बड़े उ का मात्रा को हम दीर्घुकार बोलते हैं, जैसे दूर, द दीर्घ उकार, दू, र, दूर। फूल, फ दीर्घुकार फू, ल, फूल। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, ठीक है, जैसे क में री की मात्रा क्री, प कर पा। प्रकृति, प्र, क में री की मात्रा क्री, तहर्षि कर ती, प्रकृति, ठीक है। ये आप जान गए। अब है ए की मात्रा एकले के रूप में लगाते हैं, जैसे स एकार से, ब, भ एकार भे, र। ए की मात्रा दो एकले के रूप में ऊपर लगाते हैं, व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं, जैसे प एकार पै, स आकार सा, पैसा। क एकार कै, स आकार सा, कैसा। ओ का मात्रा एक पाई और ऊपर एक एकले के रूप में लगाते हैं, जैसे ढ ओ कार ढो, ल, ढोल। म ओ कार मो, र, मोर, ठीक है। औ की मात्रा एक पाई और ऊपर दो एकले के रूप में लगाते हैं, जैसे क औ कार क, न, कौन। म औ कार मौ, न, मौन, ठीक है। ये आप स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में जान गए। अब व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आप यहाँ पे देखिए, क से लेके क, ख, ग, घ, अंग, 5 क वर्ग, क वाले लाइन में, क वाली पंक्ति में 5 व्यंजन है ना, क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह तो इसको हम क वर्ग बोलते हैं। उसी तरह च वाली पंक्ति में 5 व्यंजन है, च, छ, ज, झ, ञ।
तो यो इसको हम बोलते हैं च वर्ग। क वर्ग मतलब क वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन, च वर्ग मतलब च वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग में आते हैं। त थ द ध न ये त वर्ग में आते हैं। प फ ब भ म ये प वर्ग में आते हैं। आप देख लीजिए कि सभी में 5-5 व्यंजन हैं और इनकी 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 5 25। ये जो 25 है क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो व्यंजन है वो अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप यहाँ नीचे देखिए य र ल व ये 4 है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये अंतस्थ य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण तालु से ऊपर का जो भाग होता है, अंतस्थ मतलब अंत में स्थित, अंत अस्थित मतलब अंदर में स्थित। तो इसका उच्चारण जो होता है तालु के ऊपर वाले भाग से होता है, य र ल व का आप उच्चारण करके देखिए, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब है श स स ह, इसको हम तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह बोलते हैं। आप इनका उच्चारण करके देखिए, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से गर्म हवा सी निकलती है, उष्मा से निकलती है, गर्म वायु से निकलती है। स स ह इनके उच्चारण से गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं ये आप जान गए, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु से निकलती है, इसलिए हम इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है, उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अब छ त्र ज्ञ स्र ये हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग मतलब जोड़ने से बनते हैं। जैसे क हलंत जोड़ श ये हो गया आपका क्ष, त हलंत जोड़ र ये हो गया त्र, ज हलंत जोड़ य ये हो गया ज्ञ, श हलंत जोड़ र ये हो गया आपका स्र। तो क्षत्र ज्ञ को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं ये भी आपने जान लिया, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। तो आपने जाना स्वरों के बारे में, उसकी मात्राओं के बारे में, व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन से व्यंजन अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं वो भी आपने जाना। क ख ग घ अंगज जो है वो ये क वर्ग में आते हैं, उनके वर्ग के बारे में भी आपने जाना। तो क वर्ग से प वर्ग तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और क्ष त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं अभी आपने जान लिया, ठीक है ना। अब है व्यंजनों के अंत में क्ष त्र ज्ञ स्र लिखे होते हैं, इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त जोड़ अक्षर, संयुक्ताक्षर, अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये मैंने आपको बतला दिया है। सभी व्यंजनों को बोलने में स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमारे मुंह से स्वतंत्र रूप से इसकी आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये भी मैंने आपको बतलाया कि सभी व्यंजनों में अस्वर मिले होते हैं, ठीक है। स्वर सहित व्यंजन जैसे क प च म, लेकिन स्वर रहित व्यंजन जब किसी व्यंजन में नीचे हल चिन्ह लगा हुआ हो, मतलब तिरछी रेखा लगा हुआ हो, हल चिन्ह जिसको हलंत कहते हैं, तब वो स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। और अगर स्वर हल चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो वो स्वर सहित व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्णों के में और फिर ये आप जान लीजिए कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाने से, सही क्रम में रखने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल कमल, स्वरों की मात्राएं होती है पर व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती है। हाँ, एक विशेष है कि र के साथ उ तथा दीर्घ उ की जो मात्रा होती है वो र के पेट में लगती है।
र के बीच में, र के साथ ऊ और ऊ की, वैसे ऊ और ऊ की मात्रा क्या कहाँ लगती है? व्यंजनों के नीचे, उसके नीचे लगाई जाती है। लेकिन र की जो र के साथ ऊ और ऊ की जो मात्रा होती है, मतलब छोटे ऊ, हर्षोकार और दीर्घोकार की जो मात्रा होती है, वो उनके पेट में लगती है। ठीक है ना? जैसे रूप, र पेट में, र दीर्घोकार रू, प रूप, रुपया, र हर्षोकार रू, प यकार या, रुपया। ठीक है ना? अब हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। ये हिंदी की विशेषता है कि जैसे हम इसे बोलते हैं, जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं, उसी तरह से ये लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा ने हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी आकर मिल जाते हैं। इसमें अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं, अरबी फारसी के शब्द मिलते हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्द आकर मिल गए हैं, और हिंदी में इन्हें स्थान मिल गया है। मतलब हिंदी ने इसे अपना लिया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया है ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। अरबी फारसी का जो शब्द है या फिर अंग्रेजी का जो शब्द है, तो शब्दों को ही नहीं अपनाया बल्कि उनके ध्वनियों को भी अपनाया, उनके ध्वनियों को भी लिया ताकि इनका उच्चारण सही से किया जा सके। और इन ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द के जो ध्वनि है उसे, अरबी फारसी के शब्द के जो ध्वनि है उसे हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अ अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए अ ध्वनि को अपनाया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। अ का जो उच्चारण है वो आ और औ को मिलाने से जो उच्चारण बनता है उससे लिया गया है। जैसे चौक, चौक आप बोलते हैं ना, चाक, च आकार चा, ऊपर चांद, क, चौक। डॉक्टर, ड आकार डा, ऊपर चांद, आधा क, ट र, डॉक्टर। कॉलेज, क आकार का, ऊपर चांद, लयकार ले, ज, कॉलेज। ठीक है ना? तो इसका उच्चारण क्या होता है? आ की तरह। ये अ का उच्चारण कैसे होता है? आ और ओ को मिलाने से होता है। ज और फ, ज और फ। इसी प्रकार अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया है। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया है। इनका उच्चारण हिंदी के ज और फ से भिन्न है। जैसे उसका नाम राज है, राज है, र आकार रा, ज, राज। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। मैं तुम्हें, राज जो नाम लिखते हैं उसमें जो साधारण ज है वो लिखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। राज का मतलब होता है रहस्य। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। तो राज में जो ज है इसका आप उच्चारण करके देखिए, उसका उच्चारण थोड़ा अलग हो गया है और उसके नीचे नुक्ता लग गया है, मतलब एक छोटा सा बिंदु लग गया है। ठीक है ना? इनका उच्चारण हिंदी के ज फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर भी आ जाता है। मैंने बताया आपको, राज नाम में ज होगा, लेकिन राज रहस्य में ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा। ठीक है ना? सजा मतलब सजाना। ठीक है? प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ठीक है ना? प्यारा सजा है मतलब सजाया गया, सजाना जिसको बोलते हैं। और आज तुम्हें सजा मिलेगी। सजा मतलब ज के नीचे देखिए आप बिंदु लगा हुआ है, तो इस सजा का मतलब होगा, इसका उच्चारण भी भिन्न हो गया है। इस सजा का मतलब होगा दंड। जरा मतलब थोड़ा। जरा रुको, मैं भी ज़रा रुको मैं तुम्हें बुलाती हूँ। और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है? तो ये आपने जान लिया ज और फ का। अब है हलंत।
अरहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे लट्टू, ल, ट हलंत, ट दीर्घकार टू, लट्टू। बुद्धू, बहर्सुकर बू, द हलंत, ध दीर्घकार धू, ये हो गया आपका बुद्धू। तो देख लीजिए आप, लट्टू में ट का पूरा उच्चारण नहीं है, इसलिए इसके नीचे क्या लगा दिया गया, हल चिन्ह लगा दिया गया है। बुद्धू में द का पूरा उच्चारण नहीं है, इसलिए इसके नीचे क्या लगा दिया गया है, द हलंत लगा दिया गया है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि र और ढ के बारे में मैंने बतलाया था आपको कि ये टवर्ग में आते हैं। र और ढ, ड से र बनता है और ढ से ढ़ बनता है, तो इन्हें हम र और ढ को स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। और र और ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, ये अंत में या फिर शब्दों के मध्य में लिखे जाते हैं, लेकिन किसी भी शब्द की शुरुआत र और ढ से नहीं होता है। ठीक है। तो आप स्वरों और व्यंजनों सबके बारे में जान गए, स्वरों के मात्राओं के बारे में जान गए। ठीक है। व्यंजन का उच्चारण स्थान भी आपने जाना, कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में भी आपने जाना, उस व्यंजन के बारे में भी जाना। तो आप इसे फिर से इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, इसे पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।